प्रोसेस का पार्ट। और हमारी जो लाइव प्रोसेसेस हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसका पार्ट वन, और दूसरा होता है पार्ट। पार्ट वन हम लोगों ने पढ़ा। पार्ट वन जिसके बिना कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब ये जो हमने पढ़ा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, ये सारा का सारा आता है पार्ट वन, जिसके बिना किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ कंप्लीट नहीं होती। अब हम लोग समझेंगे पार्ट टू, जिसके बिना कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए ये पार्ट टू वाली जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जरूरी होता है दो चीजों। कौन कौन सी दो चीजों के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है? सबसे पहले अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए, दिस इज टू कंटिन्यू स्पीसीज। और दूसरी चीज फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? देखो, ये वर्ड जो है इवोल्यूशन, चलो कंटिन्यू द स्पीसीज का मतलब तो समझ में आया कि जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। बट इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इवोल्यूशन का मतलब होता है कि देखो, सबसे पहली बात की इन्वायरमेंट कभी भी सेम नहीं है। इस पूरी यूनिवर्स का इन्वायरमेंट, मतलब इस अर्थ का इन्वायरमेंट कभी भी सेम नहीं है। इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, वो भी। तो अगर इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म अभी इस अर्थ पर हैं, वो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल वीक होता चला। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो चेंज हो गया। जब किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ था, इसी हम कर लो, जब किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ था, तो उसका उसकी बर्थ के टाइम पे जो इन्वायरमेंट था, वो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए तो अडेप्टेड था। लेकिन बर्थ के बाद जैसे 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 इन्वायरमेंट चेंज होता चला, वैसे वैसे क्या हुआ कि उसमें एडेप्टेबिलिटी कम होती चली, क्योंकि इन्वायरमेंट तो चेंज हो गया ना। जब उसका बर्थ हुआ था, उस समय के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था वो। लेकिन जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो उसमें भी तो एडेप्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये इवोल्यूशन होता क्यों है? ये होता है बेटर सर्वाइवल के, बेटर सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब जैसे इन्वायरमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, आप लोग खुद भी देखते हो, है ना, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो जब इन्वायरमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसमें जो नए ऑर्गेनिज्म हैं, वो नए ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करेंगे यहाँ, मतलब जो बर्थ होंगे यहाँ पे, वो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अगर अकॉर्डिंग नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ? मर जाएंगे, है ना। तो जो नए ऑर्गेनिज्म वहां प्रोड्यूस होंगे, उसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे, जो कैरेक्टर इस अभी की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक में, इस पॉइंट को समझने में कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्यों? रिप्रोडक्शन सिर्फ अपने जैसे नई स्पीसीज के लिए ही नहीं होता। वो इसलिए भी होता है, जैसे मान लो, सपोज करो, आप एक एग्जांपल से समझो। कोई डॉग है, कोई स्ट्रीट डॉग की बात कर। अब स्ट्रीट डॉग जो है, एक बार में कम से कम 5 से 6 पपीज प्रोड्यूस करता है ना, 5 से 6 पपीज प्रोड्यूस किया। 1 साल के बाद अगर देखो, तो क्या ये 5 6 सर्वाइव करते हैं? एक या दो, हार्डली। तो एक या दो ही क्यों सर्वाइव किए, बाकी 3 4 किधर गया? बिल्कुल, एडेप्टेशन, जो उसमें सबसे फिट होंगे, सबसे फिट होंगे, यहाँ पे आता है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन। नेचर किसको सेलेक्ट करती है? नेचर किसको सेलेक्ट करती है? जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मोस्ट स्ट्रॉन्गर होता है, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है ना। एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। जो एग्जाम पैटर्न है, जो हम लोगों के डिफरेंट पेपर्स होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं, जेई के एग्जाम हो रहे हैं, नीट के एग्जाम हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? दैट इज टू सेलेक्ट द बेस्ट, है ना। इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्लियर, समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग।
So reproduction is the process by which living organism produce new individual of the same species from the existing species. Reproduction is necessary for survival and increase in the population of the species. If organisms do not reproduce, their population decreases and species will become extinct. तो जब भी रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पे एक्चुअली सबसे पहले होता है कोई भी, अगर हम किसी भी जगह पे हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी रिप्रोडक्शन होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि वहां पे जो सेल होते हैं, सेल के अंदर आपने पढ़ा है कि जब रेस्टिंग सेल होता है तो रेस्टिंग सेल के अंदर एक क्रोमेटिन फाइबर होता है ना, क्रोमेटिन फाइबर होता है। ये रेस्टिंग सेल, रेस्टिंग सेल किसको बोलते हैं? जो डिवीजन पार्ट, जो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको रेस्टिंग सेल बोलते हैं। रेस्टिंग सेल जो है जब डिवीजन करेगा, डिवीजन करेगा, चाहे वो एक नई स्पीसीज बनाए। अब जैसे अमीबा की बात, एक अमीबा कैसे अपनी नई स्पीसीज बनाएगा, जैसे ये अमीबा है तो ये डिवाइड करेगा ना, तो आप इसको एक सिंगल सेल से कंसीडर कर लो। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अपने जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर को वो कंडेंस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म को क्या बोला जाता है, क्रोमोजोम बोला है। जब आप इस क्रोमोजोम को ध्यान से देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये क्रोमोजोम इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। अब ये डीएनए का किसी भी रिप्रोडक्शन में, चाहे ये सेक्सुअल मोड हो चाहे सेक्सुअल मोड हो, किसी भी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहली प्रोसेस जो होती है दैट इज कॉपी ऑफ। इसकी एक कॉपी बनेगी, ये जो डीएनए है ना वो अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, जो हमने पिछले क्लास में 9th में माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ा। तो वो अपनी एक कॉपी बनाता है, और जब वो एग्जैक्ट अपनी एक कॉपी बना लेता है, इस तरह से एक कॉपी बना लिया, क्रोमोजोम के बेसिस पे देखोगे तो ये क्रोमोजोम क्या करता है, अपनी ऐसी एक कॉपी बना लेता है। अब उसके बाद ये दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं, ये दोनों क्रोमोजोम, ये एक सेल में चला जाएगा, ये दूसरे सेल, तो कॉपी ही तो गई ना दूसरे सेल में। तो जब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, या फिर जहां पे भी एक सेल से नई सेल बनती है, तो वहां पे सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस क्या होती है, इट क्रिएट्स अ कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्फ। कार्बन कॉपी क्यों बोला, क्योंकि दैट आर एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी बनती है, हाँ थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होगी, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम and the nucleus is responsible for the transfer of character from the parent to the offspring. During reproduction, the reproductive cell produce two copies of DNA, जो अभी आपने देखा था, which separates into, दोनों कॉपी अलग अलग सेपरेट होकर के दो अलग अलग सेल, जो अभी आपको दिखाया था ना मैंने यहाँ पे देखो, है ना, ये अपनी जैसी कॉपी क्रिएट किया, और कॉपी क्रिएट किया तो ये एक अलग सेल में चला जाएगा और ये दूसरे सेल में चला। The DNA copies will be similar but not identical to each other. So the new individual have slight variation. स्लाइट वेरिएशन मतलब वहां पे डीएनए कॉपिंग जब होती है तो 100% आइडेंटिकल नहीं होता। अब ये 100% आइडेंटिकल क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीजन क्या है, एरर्स हो, एरर्स हो जाते हैं। एरर्स कहने का मतलब क्या है कि जब किसी आप डीएनए को देखते हो तो डीएनए जो है आपको इस तरह का, आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आता है ना, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके बीच में जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग क्या है, इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। लाइनिंग का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। और अगर आप इस न्यूक्लियोटाइड को समझो, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो एक्चुअली वहां पे ना कुछ अमीनो एसिड्स होते, चार अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं डीएनए में, जो चारों एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज होकर के बनाते हैं जीन। चार डीएनए होते हैं, मतलब चार अमीनो एसिड्स होते हैं जिसका नाम होता है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। इस तरह से चार अमीनो एसिड्स होते हैं इस जगह पे, ये जो लाइनिंग की बात कर रहा हूं ना, इस लाइनिंग को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड इससे बने हुए, किससे बने हुए हैं, ए सी टी जी टी, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। और इसकी एक सीक्वेंस होती है, जैसे आपको याद होगा मैंने बोला था एक बार जब पढ़ा रहे थे प्रोटीन वगैरह के बारे में पढ़ा रहे थे, मैंने आपको बोला था कि जो लेटर्स हैं उस लेटर्स को आप जो है अमीनो एसिड की तरह मान लो, और उसमें वो लेटर्स के एक प्रॉपर सीक्वेंस है, जैसे वर्ड बनता है उसी तरह से एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन के प्रॉपर सीक्वेंस से क्या बनता है, जीन बनता है। और यही सीक्वेंस जब चेंज होगा तो वहां पे नई जीन की क्रिएशन। अब चेंज क्यों होगा, क्योंकि इसकी होनी है कॉपी, डीएनए की होनी है कॉपी।
अब डीएनए की कॉपी का मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 1 सेकंड में लगभग लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। जब डीएनए कॉपी हो रही होती है ना हमारे सेल में, न्यूक्लियस में, 1 सेकंड में लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो रहे होते हैं। अब सोचो कि कितनी फास्ट प्रोसेस है, अब आप खुद सोचो हमारे सेल के अंदर। अब 1 सेकंड में अगर 2000 न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो रहे हैं तो क्या उसमें कॉपी में कुछ एरर्स आ सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 1 सेकंड में 2000, सोचो कितना फास्ट मोटर होगा वहां। तो उसकी अरेंजमेंट में जब कोई प्रॉब्लम आ, एडिनिन की जगह पे साइटोसिन आ, गुआनिन आ गया, इस तरह के कभी जब चेंज हो गया अमीनो एसिड तो क्या होगा, पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। अब जैसे पीईएन की जगह पे पीएएन आ गया तो हो गया ना वर्ड चेंज। उसी तरह से एक अमीनो एसिड के चेंज होने से क्या होता है, पूरी की पूरी चीज चेंज। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका सिकल सेल एनीमिया करके डिजीज, हीमोफीलिया है डिजीज। एक सीक्वेंस के चेंज हो जाने, सिर्फ एक सीक्वेंस के चेंज हो जाने से जो नॉर्मल आरबीसी होता है, नॉर्मल आरबीसी की जगह कोई सिकल सेल, ठीक है, तो वो एक एरर से हो जाता है। तो यही सब वहां पे क्या होता है, डीएनए की कॉपी में एरर क्रिएट हो जाता है, तो स्लाइट वेरिएशन क्रिएट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। वही जो नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, उस नए कैरेक्टर से क्या हुआ, 3 चैम्बर से 4 चैम्बर बन गया। ये एरर ही है जिससे 3 चैम्बर से 4 चैम्बर बना। ये एरर ही था जिससे कि क्या बन गया, तेल धीरे धीरे खत्म होते होते चले गए। ठीक है, ये सब एरर था। तो अकॉर्डिंग, अगर वो एरर जो है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अगर बेटर हो गया, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, तो दैट विल बी कंटिन्यू। ठीक है, तो अगर वो एरर चेंजिंग, ऐसा नहीं कि एरर एक जगह पे होता है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, किसी में कोई एक एरर हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म में एक एरर हुआ। अब वो एरर जो है इस अकॉर्ड ऐसा हुआ कि वो इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। सपोज करो, मान लो कि पहले बहुत सारे रेप्टाइल्स रहे होंगे, बहुत सारे रेप्टाइल्स रहे होंगे, उस सारे रेप्टाइल्स में किसी एक रेप्टाइल में एक एरर हो गया, इसी में डीएनए कॉपी के लिए, और वो एरर क्या हुआ, वहां पे फेदर की डेवलपमेंट था, डायनासोर, डायनासोर से उड़ने वाला डायनासोर। अब वो फेदर से उसको क्या हेल्प मिल गया, उड़ने लगा, उड़ने लगा तो क्या हो गया, उड़ने लगा तो फायदा क्या हुआ, वो नए एरिया तक पहुंच सकता था, नए एरिया तक पहुंच सकता था, उसको ज्यादा फूड मिल सकता था, ज्यादा फूड मिल सकता था, नए एरिया को एक्सप्लोर कर सकता था, बेटर जगह ढूंढ सकता था वो, हो गया ना बेटर एडेप्टेशन। इसी तरह से किसी में 3 चैम्बर से 4 चैम्बर बना होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये सब कैसे क्रिएट होता है, ये सब क्रिएट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है, यही एरर, एरर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। दिस एरर इज कॉल्ड एज व्हाट, म्यूटेशन। सर ये हर बार बेनिफिशियल नहीं, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर बेनिफिशियल है दैट विल बी, देन इट विल बी कंटिन्यूड, अगर बेनिफिशियल नहीं है देन इट विल बी वाइप्ड आउट। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। चलो आगे बढ़े। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग, जैसे आप एक और एक एग्जांपल से समझाता हूँ, चलो देखो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप एक एग्जांपल से देखो, सुनो, है ना, आपको फर्स्ट फर्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, आप मैं इस स्पेस, सपोज करो कि एक बॉल है आपके पास, एक कटोरा, इसमें आपके पास है पानी। ठीक है, आपने क्या किया, अच्छा इस पानी में ढेर सारे बैक्टीरिया, आपको पता नहीं है इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, देखे दिखेगा नहीं नेकेड आई से, इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में, किसी एक बैक्टीरिया में ऐसा एडेप्टेशन डेवलप किया जिसके कारण कि वो बैक्टीरिया, मान लो ये वाला बैक्टीरिया है, ये थोड़ा मैं अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ आपको, ये वाला बैक्टीरिया है जिसमें कि एक एडेप्टेशन डेवलप, मतलब एक कोई वेरिएशन, और वो वेरिएशन क्या आया कि ये जो है एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर, ऐसा कोई वेरिएशन गलती से वहां पे डेवलप। ठीक है, दैट इज गलती, दैट इज एरर, दैट इज म्यूटेशन। डीएनए कॉपिंग में हुआ होगा, उसको यहाँ पे एक ऐसा डेवलप कर गया कि ये फ्रोजन वाटर में भी जिंदा रह सकता, ठंड का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये कोल्ड इन्वायरमेंट में, कोल्ड कंडीशन में ये डेवलप कर सकता है। और आपने क्या किया, इस पानी को फ्रीज कर,
ठीक है, पानी को जब फ्रीज किया तो बताओ होगा क्या? सर्वाइव जाएगा। ये सब खत्म, और ये ओनली बैक्टीरिया जो है वहां पे सर्वाइव करेगा, है ना। अब इसने जब अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया, ढेर सारे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि वही कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप होगा। हो सकता है कि पुराने कैरेक्टर भी डेवलप करे, होगा ना, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा मम्मी पापा के ही सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं हमारे में, दादाजी नाना जी के भी तो आते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है सेम वही कैरेक्टर डेवलप हो जाएगी, कोई जरूरी तो नहीं है, हो सकता है पुराने कैरेक्टर भी डेवलप करे। अब अगर फिर से हमने इसको फ्रीज किया, अब बताओ क्या होगा? अरे सारे जो रेड वाले हैं वो सब खत्म, लेकिन ब्लू वाले बचे रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? धीरे धीरे स्पीसीज बढ़ती चली गई ब्लू वाले की, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है वही सरवाइव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया कि इसमें से इस पानी को गर्म कर, तब क्या होगा? रेड वाले वो बच जाएंगे बात से। रेड वाले में तो वो एडेप्टेशन थी ही नहीं, तो सारे सबके सब मर जाएंगे, है ना। तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वेरिएशन के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट चेंज करे। अगर ऐसा एनवायरमेंट मान लीजिए चेंज होता है, तब वो वेरिएशन उसको हेल्प करेगा। अगर नहीं चेंज हुआ तो वेरिएशन उसको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। तो डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव in the existing environment, but the environment is constantly changing due to change in the temperature, climate, water level, etc. If organism cannot adjust themselves to change in the environment, then their species will become extinct. जैसे आप एक और एग्जांपल, जैसे सपोज करो एक एनिमल है मंकी, ठीक है, और एक है टाइगर। ये दोनों ऑर्गेनिज्म पहले रहते तो थे जंगल में ही, ठीक है, दोनों जंगल में ही रहते थे। मंकी में क्या हुआ? एडेप्टेशन। क्या एडेप्टेशन हुआ? कि वो जंगल में तो रहता ही रहता है, साथ में वो बिल्डिंग पे भी रह सकता है, हमारे बीच में भी रह सकता है। लेकिन टाइगर में वो एडेप्टेशन नहीं हुआ ना। तो क्या हुआ? टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हुई, और मंकी की पॉपुलेशन कोई फर्क नहीं, बढ़ी होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, देखो, इसमें क्या है, बिल्डिंग के बीच में भी रह लेता है ना, रह लेता है, तो उसके नंबर में कोई कमी नहीं है। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसमें चेंज हुआ वो सरवाइव करेंगे, जो नहीं चेंज हुआ, अब जैसे डोडो खत्म हो गया, नाम सुना है डोडो का? खत्म हो गया, क्यों खत्म? अडेप्ट नहीं कर पाया। अगर उसमें ऐसा एडेप्टेशन डेवलप हुआ होता, सरवाइव करता, नहीं हुआ तो खत्म हो गया। हाँ, सही फॉर्म। हाँ बोलो। नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि इवोल्यूशन खत्म हो गया, वी आर द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल। ऐसा कभी नहीं होता, एडवांसमेंट कभी रुकता नहीं है, इवोल्यूशन कभी नहीं रुकता, क्योंकि इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, बहुत छोटा सा एग्जांपल बता, कल ही मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। कैप्चा जानते हो? क्या? रोबोट वाला। हाँ हाँ, हाँ कैप्चा वर्ड का नाम सुना है? जी सर। कैप्चा किस चीज के लिए होता सर रोबोट है? सुन, डिटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग के लिए बहुत रोबोट इंपॉर्टेंट डिटेक्ट करने। कैप्चर। है। वो जो अभी कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, CAPTPH, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड प्रिमिटिव, कुछ ऐसे है इसका पूरा नाम। तो इसका ये कैप्चा होता क्या है? कैप्चा में होता है कि जैसे मान लीजिए कि AJ L6I ऐसे लिखा हुआ, देखा है कभी ऐसा लिखा हुआ? वो किस चीज के लिए, गेस करने के लिए होता है कि आर यू आर रोबोट और नॉट, आर यू आर रोबोट और ह्यूमन। तो रोबोट इस चीज को गेस नहीं कर सकता, कोई भी रोबोट इसको अभी तक तो गेस नहीं कर सकता, इवन चैटबॉट GPT 4 भी इसको गेस नहीं कर सकता। अब इसमें क्या है कि देखो कि चैटबॉट 4 GPT सबसे एडवांस है, उसको दिया गया कि आप जो है ये बताओ कि आप ह्यूमन हो कि रोबोट। वो पक्की बात है कि वो कैप्चा तो सॉल्व नहीं कर सकता, ये तो नहीं कर सकता। ठीक है, उसने क्या किया पता है? उसने सामने वाले पर्सन के दिमाग से खेलना शुरू किया।
क्या किया बताया उसने, पता है कि उसने क्या किया, उसने बोला कि ये क्या है, मैं वो तो इंसान, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरी नजर कम है। तो सामने वाला पर्सन जो है वो उसको हेल्प किया, उसको सॉल्व। अब सोच लीजिए कंप्यूटर किस लेवल तक जो GPT-4 है वो एक मशीन। है। अब तुम समझ सकते हो कि मशीन लर्निंग किस स्टेज पे जा रहा है। वो आदमी के दिमाग से वो जो है वो खेल रहा है कि मैं मशीन नहीं, आप इंसान हूँ, बट मेरी नजर कमजोर है, तो इसलिए मुझे समझ नहीं। तो अब आप सोच लीजिए कि लेवल किस हद तक पहुंच गया है, तो अब आप अगले 5 साल में ही सोचो कि किस लेवल तक वो पहुंच। तो इसलिए जो है थोड़ा, चलो खैर, आप क्या, कल मैंने चलो आगे बढ़ते, नहीं तो ये टॉपिक यहीं रह जाएगा। तो डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन of different organisms to survive in existing environment, but the environment is constantly changing due to the change in temperature, climate, water level. If organisms cannot adjust themselves to the change in environment, then its species will become extinct. If there are variations in some individual of the species, they may be able to survive the change in the environment. ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया। अच्छा, ये अब देखो एक मौत का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जो मौत जो है ये एक एक्चुअल हुआ था। ये जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो इंग्लैंड का ये केस है, एक्चुअल केस है। हुआ क्या कि पहले इंग्लैंड में ना व्हाइट मॉथ बहुत ज्यादा इजीली विजिबल हुआ था। ठीक है, अब व्हाइट मॉथ जब किसी ट्री पे बैठे होंगे तो ट्री पे दिखेंगे, वो इजीली विजिबल नहीं हो। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ये इंग्लैंड का की ये पूरी इंसिडेंस है। वहां पर ट्री का कलर भी व्हाइट ही होता है ऑलमोस्ट, और स्नोफॉल होने के कारण जो है वो इन्वायरमेंट भी व्हाइट ही रहता है। तो उसको जो इंसेक्ट, उस इंसेक्ट को, व्हाइट मॉथ को जो खाते, वो ईगल वगैरह वो सब खा नहीं सकते थे। बर्ड्स वगैरह वो उसको खा नहीं सकती थी, देख ही नहीं पाती थी। तो व्हाइट मॉथ का नंबर बहुत ज्यादा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि वहां पे जो है कार्बन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, धुआं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा। तो पेड़ का जो ट्रंक था, जो तना जो होता है स्टेप, उस पे धीरे धीरे वो ब्लैक कलर की डिपोजिशन होने लगी। तो ब्लैक कलर की डिपोजिशन होने लगी तो अब क्या होगा, व्हाइट मॉथ वहां बैठेंगे तो बहुत इजीली विजिबल हो जाएंगे। तो अब धीरे धीरे उसका नंबर कम हो, ठीक है, धीरे धीरे खत्म। फिर क्या हुआ कि इतनी पॉल्यूशन के कारण इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोयले पे बैन लगाया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोयले पे बैन लगा। जब कोयले पे बैन लगा दिया उन्होंने, तो क्या हुआ, फिर से इन्वायरमेंट धीरे धीरे क्लीन होने लगा। अच्छा, उस बीच में क्या हुआ था कि जब पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, उसी में से कोई एक वेरिएशन क्रिएट हुआ होगा ब्लैक मॉथ, और ब्लैक मॉथ का नंबर बढ़ गया। व्हाइट मॉथ का नंबर ऑलमोस्ट 6 हो गया, और ब्लैक मॉथ का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर देखिए फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कि उन्होंने पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, तो फिर से इन्वायरमेंट वहां का क्लियर हो गया, ट्री फिर से व्हाइट हो गए, तो फिर से वहां पे ब्लैक मॉथ खत्म होकर के व्हाइट मॉथ का नंबर बढ़ गया। तो ये सब जो है, ये सब क्या शो करता है, ये सब शो करता है कि जो ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में बेटर होगा रहने के लिए, वो सर्वाइव करेगा। जो इन्वायरमेंट में रहने के लिए बेटर नहीं होगा, वो सर्वाइव नहीं। ठीक है, तो सो वेरिएशन इन स्पीसीज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। ओके बच्चों, क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक में कुछ पूछना है? एनसीईआरटी के रिप्रोडक्शन के फर्स्ट 2 पेज में यही लिखे हुए हैं जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरी थियरी लिखी हुई है तो आप लोग छोड़ देते, यही चीजें वहां पे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं जर्म सेल क्या होता है। सेल्स दैट क्रिएट रिप्रोडक्टिव सेल, जो गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, इसकी फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। और उससे जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट की प्रोडक्शन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं गैमीट। तो गैमीट जो है ये एक हैप्लॉइडिक सेल होता है। अब इस हैप्लॉइडिक वर्ड का मतलब क्या होता है, सुनिए। हैप्लॉइडिक सेल का मतलब क्या है? जैसे अगर हम किसी एक सेल की बात करें जिससे आगे गैमीट बनेगा, मान लो कि ये एक सेल है, मेल फीमेल किसी का भी सेल है, जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब जब ये डिवाइड होगा तो यहां से जो भी गैमेट बने, चाहे वहां पे मेल गैमेट बने चाहे फीमेल गैमेट बने, जो भी गैमेट बने, उस गैमेट में जो क्रोमोजोम का नंबर होगा वो 23 हो जाएगा, है ना? 23 हो गया। तो इस 46 जहां पे फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, उस तरह के सेल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड।
डिप्लॉइडिक सेल। फुल सेट वाले को क्या बोला जाता है? डिप्लॉयड। और जहां पे हाफ सेट होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ सेट। ठीक है, समझ में आया डिप्लॉयड और हैप्लॉइड का मतलब? ओके, so it is the haploidic cell that fuses with another haploidic cell during fertilization in organism that sexually reproduce. मेल गैमेट में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट में ओवा का प्रोडक्शन। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। याद है अपने नाइन्थ में प्रोकैरियोट यूकैरियोट बना था। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ सेल्स न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस लाइक माइटोसिस मियोसिस, इसमें जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है दैट इज कॉल्ड एज कैरियो। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जब होगी, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन व्हिच डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल्स, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। और हाँ, फोर डॉटर सेल बनेंगे मेल गैमेट के फॉर्म से। मेल गैमेट की जब फॉर्मेशन होगी ना, तो उसमें एक सेल से फोर डॉटर सेल बनेंगे। पहले जैसे ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल बने, फिर दो सेल से दोनों से डिवाइड होकर के वहां पे फिर फोर डॉटर सेल फॉर्म। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज किया, तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से आया, 23 यहाँ से आया, दोनों हैप्लॉइडिक सेल है। फ्यूज हुए तो यहाँ पे क्या बन गया, फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गया, फिर से वो क्या हो गया, डिप्लॉयड बन गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को यहाँ तक में? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चल ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक हो गया ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे बच्चों? जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए सेक्सुअल मोड is the reproduction in which new individuals are produced from single parent। अगर सिंगल पेरेंट से नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल मोड। लेकिन अगर दो इंडिविजुअल है, जिसमें से कि एक मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी उसको बोला जाएगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्लियर हुआ सबको? अब इसके डिटेल्स में जाते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज फीजन। फीजन का मतलब क्या है? फीजन सिंपली डिवाइड कर। फीजन वर्ड का मतलब ही होता है डिवाइड। तो ये उस तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाय व्हिच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। सिंपल डिवीजन, सेल टूट गया, डिवाइड हो गया, और वहां से एक से दो सेल की प्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल। बाइनरी, बाई वर्ड का मतलब टू, बाय वर्ड का मतलब टू। तो जब एक से डिवाइड होकर के दो नए ऑर्गेनिज्म बना, जैसे यहाँ पे एक अमीबा डिवाइड होकर के दो अमीबा बना, इसको क्या बोला? बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन भी दो तरह के होते हैं। एक बाइनरी फिजन होता है जो कि कोई फिक्स्ड प्लेन में नहीं होता, जिसकी कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं है। अब जैसे अमीबा है, अमीबा की खुद की बॉडी फिक्स नहीं है ना, फिक्स्ड शेप तो है नहीं, तो उसका डिवीजन का प्लेन कैसे फिक्स होगा? किसी भी प्लेन में ऊपर से नीचे, साइड वॉर्ड, किसी भी हॉरिजॉन्टल, किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह की जो डिवीजन होती है जो विदाउट फिक्स्ड प्लेन होती है, दैट इज कॉल्ड है, दैट इज द टाइप ऑफ बाइनरी। एक और टाइप होता है बाइनरी फिजन का जिसमें एक फिक्स्ड प्लेन होती है, जिसका एग्जांपल है पैरामीशियम। और पैरामीशियम की बॉडी में क्या होता है? जैसे ये पैरामीशियम है, या यूग्लिना में भी यही होता है,
यूग्लिना, ये मैं बना रहा हूँ यूग्लिना का डायग्राम, लिशमैनिया में भी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये है तो ये ऊपर से नीचे एक फिक्स प्लेन में डिवाइड, फिक्स प्लेन इसकी फिक्स। जैसे एक और दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लो, ये तो लेशमैनिया हो गया, एक दूसरा एग्जांपल ले लो। तो लेशमैनिया में क्या देखा, वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी, एक फिक्स प्लेन। जैसे पैरामीशियम की बात कर रहे थे, पैरामीशियम की बॉडी में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे इस प्लेन, है ना। देखो पैरामीशियम के केस में हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन हो गया, और यहाँ के लेशमैनिया के केस में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, फिक्स प्लेन हो गई ना। है दोनों बाइनरी फिजन ही, लेकिन यहाँ पे फिक्स प्लेन है और यहाँ पे कोई फिक्स प्लेन नहीं। ओके बच्चों, क्लियर। दूसरा एग्जांपल है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन के केस में क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन भी दो तरीके से, मतलब एक फेवरेबल कंडीशन के भी एग्जांपल है, जब मतलब नॉर्मल सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन, वैसी कंडीशन, जिसका कि एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल मलेरियल पैरासाइट है। क्या हुआ कि इसकी बॉडी में जो है कई सारे छोटे छोटे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बने। इसकी बात करें प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे वहां पे प्लाज्मोडियम बने, वो डिवाइड हुआ और वहां पे प्रोड्यूस हो गया एक से बहुत सारा, सिंपल। एक दूसरा एग्जांपल इसका होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन, और जो अमीबा के केस में, तो अमीबा के केस में मल्टीपल फिजन कब होता है, जैसे मान लो कोई अमीबा है और वो एक हार्श कंडीशन में ट्रैप है। हार्श कंडीशन में ट्रैप होने का मतलब क्या है, सपोज किसी पॉन्ड वाटर में है और तो वहां की पानी पूरी सूख गई, ड्राई हो, तो अब अमीबा क्या करेगा, अपने बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना, इस हार्ड कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। अब इसके अंदर, इस हार्ड कवरिंग के अंदर क्या होगा कि उसकी जो न्यूक्लियस है ना, मल्टीपल टाइम डिवाइड हो, ठीक है, न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवाइड, और हर एक न्यूक्लियस के ऊपर थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म, दो चार माइटोकॉन्ड्रिया, दो चार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो चार गोल्गी बॉडी, सबके ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट, इस तरह से डिपॉजिट। अब इस कंडीशन में ये महीनों तक कैसे रह सकते, इनएक्टिव है ये ऑलमोस्ट। तो ये उस तरह के सिचुएशन में हुआ जबकि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है अनफेवरेबल। अब जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फिर से सुटेबल होगा तो इसकी सिस्ट जो ऊपर में हार्ड कवरिंग है वो ब्रेक होगी और अंदर से कई सारे अणु होंगे। ठीक है। अब अगर हम बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को डिफरेंशिएट करें, नहीं, हाँ, प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन। देखो अनफेवरेबल यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम के जो केस है, प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, प्लाज्मोडियम एक तो मलेरियल पैरासाइट हो गया जिसको प्रोटोजोआ ग्रुप से आता है, व्हिच कॉज मलेरिया डिजीज इन ह्यूमन बीइंग स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्लाज्मोडियम के बारे में पता है ना आप लोगों को, पढ़ा होगा आपने 9th में 8th में, एक साइकिल पढ़ी होगी, नींद आ रही है क्या नाम, स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिंगल पेरेंट स्प्लिट्स, सिंगल पेरेंट वहां पे सेल की बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम के सेल की, parent splits to form many new organisms at the same time, particularly in unfavorable condition a cyst of protective ball is formed, ये होता है इसके केस में, अमीबा के केस में, तो वहां पे जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। लेकिन प्लाज्मोडियम में जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होता, ये याद रखना अमीबा के केस में। इनसाइड द cyst nucleus of the cell splits several times to form many smaller nuclei called daughter nuclei। अच्छा, यहाँ पे जो अभी मैं जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, ये देखो डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया था, इसमें क्या आपको बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है डिवाइड होकर के बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाए थे, है ना। अगर आप एक बाइनरी फिजन को मल्टीपल फिजन से कंपेयर करो, तो बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में एक बहुत बेसिक डिफरेंस, बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड, मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस मेनी टाइम्स डिवाइड। बाइनरी फिजन में एक से दो ऑर्गेनिज्म बनेगा, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन जो है उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी पार्ट यूटिलाइज हो जाती है, पूरी सेल है, ये पूरी सेल है, डिवाइड होकर के दो नए सेल बने अलग अलग। यहाँ पे अगर आप देखो बीच में बहुत सारा पार्ट ऐसा रह गया जिसका कि कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। देखो तो ये बीच में जो येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, येलो कलर नहीं दिख रहा है, चलो मैं थोड़ा सा ऑरेंज, ये जो पार्ट है,
इस पार्ट में भी तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया रहे होंगे ना, कुछ गोल्गी बॉडी रही होगी यहाँ पे भी, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी रहा होगा जिसका कि कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ, है ना? समझ में आ रही बात? कंप्लीट बॉडी पार्ट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द केस ऑफ मल्टीपल, बट बाइनरी फिजन में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पूरी बॉडी पार्ट होते हैं। हाँ, क्लियर है ये पॉइंट सबको? सिस्ट की फॉर्मेशन तो मल्टीपल फिजन में हर केस में नहीं होता ना। हाँ, तो ये गलत था, ये गलत, गलत। इट में, हाँ, क्योंकि मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम का जो केस है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, अमीबा का जो केस है वो सिस्ट में होता है, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा फिर अपनी फूड रिक्वायरमेंट कैसे वो करता है? वो तो मतलब सूडोपोडिया तो सिस्ट के अंदर बंद हो जाता है ना। हाँ, तो वहां पे फूड इनएक्टिव स्टेज आ जाती है ना उसकी। सर पर न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए भी तो एनर्जी काफी चाहिए। हाँ, तो उतनी एनर्जी रहती है उसके पास। देखो, इतनी एनर्जी रहती है उसके पास कि वो जो है पहले डिवाइड कर लेता है, तब उसके ऊपर सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह फूड वगैरह है ना, तो जो फूड उसके पास अवेलेबल है पहले से, उसी को यूज करके वो डिवाइड कर लेगा, उसके बाद वो इनएक्टिव स्टेज में। फैन और फैन कम कर दो, बट एसी। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया इसका, देखो लेशमैनिया का, देखो डिवाइड होकर के दो ऑर्गेनिज्म में बन गया। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? फिक्स प्लेन का एग्जांपल हो गया, और ये हो गया विदाउट फिक्स प्लेन। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस समझ में आ गया? सबको क्लियर है? एक बार देख लेते, यही सारे पॉइंट्स लिखे ना हमने। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits into two daughter nuclei followed by division of cytoplasm, thus resulting into two identical individuals. Multiple में is the simultaneous division of the parent body into many daughter cell nuclei, ठीक है? It occurs during favorable condition, it occurs when an organism face unfavorable condition, but it may होगा, यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है? जब भी आप लिखोगे तो ये ध्यान रखना, इट मे अकर, क्योंकि मे का एग्जाम्पल है, सिंपल का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और मे का एग्जाम्पल है, अनफेवरेबल का एग्जाम्पल है इंसिस्टिक अमीबा बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज इंसिस्टिक अमीबा उस कंडीशन, ENCYSTIC सिस्ट की जब फॉर्मेशन। नॉर्मली अगर अमीबा की बात करें तो उसमें तो बाइनरी फिजन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अमीबा में सिर्फ तभी बनेगा सिस्ट जब वो अनफेवरेबल कंडीशन, ओके? तो न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इज दिस बाइनरी फिजन, और इसमें न्यूक्लियस मेनी टाइम्स डिवाइड होगा। प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्म, यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग में डेवलप ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एग्जांपल अमीबा पैरामेसियम, और इसमें प्लाज्मोडियम है, इंसिस्टिक अमीबा भी होगा। हाँ, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे इंसिस्टिक अमीबा भी होगा। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है दैट इज बर्डिंग। एक्सक्यूज बर्डिंग मी जो, सर। हाँ बोलो। सर जो मतलब फिर मल्टीपल फिजन में सारे ऑर्गेनिजम्स में सिस्ट की लेयर फॉर्म होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लाज्मोडियम में सिस्ट नहीं बनता, ओके ओके सर। सिर्फ अमीबा में सिस्ट। बडिंग जो है, बडिंग की प्रोसेस जो है यहाँ पे दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा उस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो कि यूनिसेलुलर, ये है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और इसका एग्जांपल है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस में यहाँ पे देखो एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप, देख रहे हो ब्लैक कलर में जो दिख रहा है, और फिर उसके बाद वो आउटग्रोथ जो है वो मूव किया किधर की तरफ, बाहर की तरफ, और वहां पे एक छोटा सा बड डेवलप, ठीक है, बड डेवलप किया, वो जो आउटग्रोथ है छोटा सा। उसके बाद क्या हुआ कि उस बड के ऊपर दूसरे बड डेवलप कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेन बडिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए चेन बड। और जब ये बड इतना ज्यादा मैच्योर हुआ कि वो अपने आप को खुद सस्टेन कर सकते, तो फिर वो वहां से नीचे गिरा,
और वहां पे फिर अपनी नई कॉलोनी डेवलप कर ली। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है ये। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। बड डेवलप करना शुरू करता है, हमेशा बड की जो डेवलपमेंट होगी वो लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से नहीं, वो हमेशा लोअर बॉडी पार्ट से होती है बड की डेवलपमेंट। और वो उसका अपना नेचुरल प्रोसेस है बड की डेवलपमेंट, उसमें प्रोसेस नहीं है, क्यों का रीजन नहीं है कोई। जब इसमें डेवलप हुआ, अब उसके बाद डेवलप होने के बाद जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि खुद अपने आप को सर्वाइव कर सके, तो वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, डिटैच होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना दे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है बॉडी का। तो हाइड्रा के केस में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये हुआ, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये। ठीक है, समझ में आया बॉडी? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इज रीजनरेशन। रीजनरेशन और एक और प्रोसेस होगी इसमें, फ्रैगमेंटेशन। पहले फ्रैगमेंटेशन समझिए, फिर रीजनरेशन। देखो, फ्रैगमेंटेशन जो प्रोसेस होती है, ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या, जिसकी बॉडी की पार्ट्स जो है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या, उस ऑर्गेनिज्म को देख करके यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये इसके बॉडी का कौन सा पार्ट। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस पार्ट इज ऑफ रूट, स्टेम, लीफ। यहाँ पे उस तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा जिसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है तो पूरी की पूरी बॉडी एक जैसी है ना, एक लंबे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। सबसे कॉमन एग्जांपल स्पाइरोगायरा। इस मेथड में क्या होता है कि ये कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डेवलप कर गया, टूट गया, फ्रैगमेंट्स में टूट गए, और हर पार्ट से वहां पे नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल। In this method, body of simple multicellular organism breaks into small pieces on maturation, and each fragment develop into new individual. Simple. अब आते हैं हम लोग इससे पहले वाले, ये है रीजनरेशन। रीजनरेशन की जब प्रोसेस देखोगे, इसमें भी बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स नहीं टूट, लेकिन ये होता है कंपैरेटिवली थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। वो किसमें हो रहा था, सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जिसकी बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं। ये किसमें हो रहा है, यू कैन इजिली से दैट दिस पार्ट इज ऑफ हेड, दिस इज ऑफ एब्डोमेन, दिस इज ऑफ टेल, बोल सकते हो। उसमें क्या था, आप देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, इसमें देख करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसमें भी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा था, इसमें भी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रही है। और यहाँ पे जो टूटा, देखो पे जब टूटा, तो आप इस पार्ट में जरा ध्यान, इस पार्ट पे, यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ हेड वाला पार्ट। इसके पास क्या नहीं है, एब्डोमेन और टेल नहीं है। तो ये हेड वाला पार्ट तो वही रहा, इसने नया क्या बना लिया, एब्डोमेन और टेल। समझ में आया क्या हुआ? इस वाले पार्ट में क्या है, सिर्फ एब्डोमेन। इसने एब्डोमेन तो वही रहा, इसने क्या नया डेवलप कर लिया, हेड और टेल की डेवलपमेंट कर ली। इस पार्ट में देखो सिर्फ टेल है, तो टेल तो वही है, इसने क्या डेवलप कर लिया, हेड और एब्डोमेन की डेवलपमेंट। तो ओनली लास्ट बॉडी पार्ट इज डेवलप्ड, है, ओनली लास्ट बॉडी पार्ट इज डेवलप्ड, इंटायर पार्ट विल नॉट बी देयर। फ्रैगमेंटेशन में क्या था, बॉडी पार्ट जो है वहां पे डिफरेंशिएशन ही नहीं थी, नहीं थी ना। यहां पे क्या है, बॉडी पार्ट इज डिफरेंशिएटेड, तो दिस विल डेवलप द लास्ट बॉडी। ये लेट मी कम, लेट मी, इसमें क्या है, ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में अभी आपने पढ़ा कि हाइड्रा में नॉर्मल प्रोसेस जो होती है वो होती है बडिंग की। लेकिन हाइड्रा को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दो, ईच पार्ट विल डेवलप इनटू अ न्यू हाइड्रा। सी एनिमोन है, हर पार्ट जो है नए सी एनिमोन की डेवलपमेंट कर लेगी। यहाँ पे क्या ये प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है, नो दिस इज नॉट द नेचुरल प्रोसेस, और रिप्रोडक्शन तो नेचुरल होता है। दिस मीन्स रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ इट।
बिकॉज दिस इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस ना। लिजार्ड में भी होता है। अब अब क्या हो रहा है, सुनो यहां पे क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ वही पार्ट डेवलप कर रहा है जो पार्ट इसका लॉस हुआ है। ओके, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन भी कम होता चला जाता है। रीजनरेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सेल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव सेल। उसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव सेल। प्रोसेस का नाम प्रोलिफरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोलिफरेशन। या फिर आप इसको इसकी जगह पे रीजनरेटिव सेल भी बोल सकते हैं। ये याद रखना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। रीजनरेटिव सेल, प्रोसेस का नाम रीजनरेशन। तो रीजनरेटिव सेल जो होते हैं या प्रोलिफरेटिव सेल जो होते हैं वो सिर्फ उस ऑर्गन को डेवलप करेंगे जो ऑर्गन लॉस हुआ है। ठीक है, सबसे पहली पार्ट क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि आप इसको बात याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का ये मानना है कि दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ बट इट फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, बट दिस इज नॉट द नेचुरल, इसलिए इसको रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं करते मोस्ट ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात आती है कि रीजनरेटिव सेल्स जो है ना, ये जो सेल की मैं बात कर रहा हूं, रीजनरेटिव सेल का नंबर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कम होता चला जाता है। एग्जांपल से आप समझो, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ना, जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी रिजनरेटिव सेल्स के नंबर कम होते चले जाएंगे। जैसे लिजर्ड की टेल अगर टूट गई तो लिजर्ड कैन डेवलप द न्यू टेल बट दैट टेल कैन नॉट डेवलप द न्यू लिजर्ड। क्यों? बिकॉज टेल इज द सिंपल ऑर्गन। सिंपल ऑर्गन है ना, सिंपल ऑर्गन कैन बी रीडेवलप, लेकिन टेल से नई बॉडी नहीं डेवलप करेगी। क्यों नहीं डेवलप करेगी? बिकॉज एंटायर बॉडी इज हाईली कॉम्प्लेक्स, है ना, इतने सारे सिस्टम्स हैं उसमें, दैट कैन नॉट बी रीडेवलप। रिजनरेटिव सेल हमारी बॉडी में भी है बट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्किन, सम पार्ट ऑफ द लीवर। लीवर का कई कुछ कुछ पार्ट अगर डैमेज भी हो जाए तो नहीं डेवलप हो जाए। स्किन अगर कट भी जाए तो वहां पे नई स्किन डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर इतनी उंगली कट जाए तो वो से वापस नहीं आए, है ना। क्यों उंगली क्यों नहीं वापस आएगी? क्यों नहीं आएगी? रीजन क्यों? हाईली कॉम्प्लेक्स हो गया ना, उसमें बोन भी है, मसल्स भी है, नर्व फाइबर भी है, इतनी सारी चीजें कहां से डेवलप होगी? रिजनरेटिव सेल इतना डेवलप नहीं कर सकता। हाँ, स्किन कट जाए वहां पे वो डेवलप हो जाए, मसल्स में थोड़े बहुत रिजनरेटिव सेल होते हैं, मसल्स की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो फ्रेगमेंटेशन हो गया एक नेचुरल प्रोसेस और रीजनरेशन हो गया एक्सीडेंटल प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन में जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म में होगा और रीजनरेशन जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होगा। लॉस्ट बॉडी पार्ट और फ्रैगमेंटेशन इंटायर इंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप, इसमें सिर्फ लॉस ऑफ ऑर्गन डेवलप होगा। फ्रेगमेंटेशन में कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं, रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम लोग रीजनरेटिव सेल बोलते हैं या प्रोलिफरेटिव सेल। तो अब आते हैं हम लोग नए नेक्स्ट प्रोसेस में एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की जो मेथड है, इन दिस मेथड स्पोर की फॉर्मेशन होती है और ये होता है फंगस के केस, राइजोपस, म्यूकॉर, पेनिसिलियम, इस सब केसेस। यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा, इसका डायग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, कई बार इसकी लेवलिंग भी आ चुकी है। राइजोइड जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको राइजोइड बोलते हैं। ये जो एक कॉलोनी को दूसरी कॉलोनी से कनेक्ट करता है इसको स्टोलॉन बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर देखो ये जो स्पोरेंजियम हो गया, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, इसकी जो स्पोरेंजियम है वो स्पोरेंजियम बर्स्ट, और स्पोरेंजियम बर्स्ट होकर के इससे जो स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है वो एयर में फैल जाती है। ठीक है, तो जब एयर में फैल जाएगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एक्चुअल वहां पे क्या क्या बेनिफिट होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन? तो एडवांटेज क्या है? अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली बात कि स्पोर जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक है और लाइट वेट। इससे फायदा क्या होगा? इट कैन इजिली बी कैरीड बाय द एयर, पोर्टेबिलिटी है ना, इट कैन इजिली बी कैरीड बाय एयर। ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पोर बन रहे हैं, कोई ना कोई तो सुटेबल एनवायरनमेंट में पहुंचेगा, तो एक बार में बन रहे हैं मिलियंस ऑफ स्पोर, मिलियन भी नहीं मिलियंस ऑफ स्पोर एक बार में बन। तो इसके क्या होंगे? चांसेज ऑफ सर्वाइवल विल इंक्रीज, चांसेज ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेज।
और क्या फायदा हो रहा है इसका? और फायदा हो रहा है, इसके ऊपर जो है ना एक हार्ड कवरिंग होती है। स्पोर जो होता है इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, और ये हार्ड कवरिंग इसको एटमॉस्फेयर के डिग्रेडेशन से बचाती है। ठीक है, जल्दी ये खराब नहीं होगा। स्पोर की देखो, फंगस, तुरंत फंगस लग जाता है। फंगस कहाँ से आ जाता है जो तुरंत लग जाता है? आप खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद उसको तुरंत कवर करके आप रख दो, फिर उसमें फंगस लगा। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फंगस लगा, कहाँ से आ गया? आपने तो कवर कर दिया था तुरंत, फिर फंगस आया कहाँ से? तो आपने जितनी देर में उसको ढका उतनी देर में फंगस उसमें गया, स्पोर। अब हम लोग आ जाते हैं, ये एनिमल का हो गया कंप्लीट, मतलब एनिमल्स के हो गए कंप्लीट। अब आते हैं प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सुनो सुनो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी अदर पार्ट बिसाइड इट्स सीड। सीड को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से नए प्लांट की प्रोडक्शन, सीड को छोड़ के, अगर सीड से हुआ देन इट इज एक्चुअल प्रोडक्ट। सीड को छोड़ के प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से प्रोडक्शन हुआ, देन इट इज वेजिटेटिव क्रॉप। ठीक है, देन इट इज एसेक्सुअल। तो इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ। जैसे रूट में डालिया, स्वीट पोटैटो, ये सब जो है डेवलप करता है रूट से। स्टेम की बात करें तो पोटैटो हो गया, जिंजर, ये सब, गार्लिक, ये सब जो है स्टेम से डेवलप करता है। लीफ की बात करें तो ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, ये दोनों जो है लीफ से डेवलप करता है। ब्रायो, ये देखो, ये देख रहे हो ब्रायोफाइलम, यहाँ पे क्या होता है, इसके जो नॉचेज है ना, हर नॉच पे एक नया वहां पे प्लांटलेट डेवलप कर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे डेवलप किया ना, तो इसमें अभी नीचे इसके रूट हैंग हो रही है। जब ये लीफ टूट करके गिरेगा सॉइल पे, तो वहां पे ये एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर। एडवेंटिशियस रूट उसको बोलते हैं जो प्लांट के किसी और पार्ट से नया रूट डेवलप, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस। ठीक है, प्लांट के किसी और स्टेम से कभी रूट डेवलप कर, जैसे मैरीगोल्ड में, मैरीगोल्ड का प्लांट जो होता है उसके तना में देखना तो सॉइल के ऊपर है, वहां से नया रूट निकल रहा है, दैट इज एडवेंटिशियस। बर्गर, अरे बर्गर हाँ उसमें भी एडवेंटिशियस। तो मनी प्लांट को किसमें क्लासिफाई करोगे? स्टेम से डेवलप होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस। सुनो, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्लावर। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा है एकदम क्विक होता है, तुरंत डेवलप करो, कट करके नई जगह लगाओ, वहां पे नया प्लांट बने। मोर प्लांट कैन बी ग्रोन। एक टाइम बहुत सारे नए प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको एग्जैक्टली सिमिलर प्लांट चाहिए, एग्जैक्ट सिमिलर, तो वो इस प्रोसेस कर सकते हैं। सीड गवर्नमेंट सीड कैन यूज। अब जैसे कोई प्लांट ऐसा है जिसमें कि सीड की प्रोडक्शन नहीं, जैसे सपोज करो बनाना, बनाना में सीड नहीं है। सर्वाइवल रेट, हाँ 100% बोल सकते हो, 100% तो नहीं होता, बट 100% तो कहीं नहीं होता, बट 500। तो plants produced by the vegetative propagation produce flowers and fruits earlier than those produced from the seed. It also helps in the propagation of the plant which do not produce seed like rose, jasmine, banana, जहाँ पे किसी है ही नहीं, वहां पे भी नए प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस, जो ये सब तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल प्रोसेस भी करते हैं। कटिंग, स्टेम कटिंग, स्टेम कट किया दूसरी जगह लगा दिया, जैसे रोज में स्टेम कटिंग, मनी प्लांट में लेयरिंग भी करते हैं कुछ प्लांट में। लेयरिंग करने का मतलब क्या है कि लेयरिंग जैसे किया जाता है कैसे, जैसे कोई प्लांट, जैसे सपोज करो एक जैस्मिन प्लांट, जैस्मिन प्लांट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके सॉफ्ट स्टेम को नीचे झुका करके और इसको सॉइल के नीचे दबा, ठीक है? ये जैस्मिन में बहुत इजीली किया जाए। क्या करते हैं, इसके सॉफ्ट स्टेम जिसमें होते हैं खासकर, उस प्लांट को हमने क्या किया, नीचे ऐसे बेंड किया उस स्टेम को, और सॉइल के नीचे यहाँ पे हमने लगा। तो क्या होता है, थोड़ी देर के, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे नए रूट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट, सॉइल के। अब इसको मेन प्लांट से क्या करेंगे, कट कर लेंगे। मेन प्लांट से यहां से कट कर लिया, ये हो गया हमारा न्यू प्लांट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल लेयरिंग। क्या बोलते हैं? सॉइल लेयरिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसमें कि स्टेम हार्ड है, तब क्या करेंगे? तो अगर स्टेम हार्ड है तो फिर हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें भी करते हैं लेयरिंग, लेकिन वो लेयरिंग एयर इसमें ना होकर के, सॉइल में ना होकर के, क्या होता है, स्टेम में। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये प्लांट,
इस जगह पे हल्का सा कट लगाया इसके फ्लोएम में, गीली मिट्टी यहां पे डाल दिया, ठीक है, और उसको कॉटन के कपड़े से बांध। समझ में आया क्या किया? फ्लोएम में हल्का हल्का कट लगाया, ऊपर गीली मिट्टी डाल दिया उसके ऊपर, और कॉटन के कपड़े से यहाँ पे बांध दिया। अब इसके ऊपर डेली पानी डालते रहेंगे, मिट्टी गीली रहे, यहीं पे नया रूट डेवलप कर जाएगा। यहाँ वहां पे सॉइल में लेके जाते, यहाँ पे सॉइल को ऊपर लेकर के आए, है ना, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे नया रूट डेवलप कर गया, अब क्या करोगे, इसको यहाँ से कट करो, नया प्लांट डेवलप हो गया, दूसरी जगह लगा दो। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें कि स्टेम जो है नीचे नहीं झुक सकता, वहां पे इसी तरह से प्रोसेस करें। लेमन, इसका नीचे नहीं झुकेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल लेयरिंग, इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। इसका नाम क्या है? एयर लेयरिंग। पहले वाले का नाम था सॉइल लेयरिंग और इसका नाम है एयर लेयरिंग। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बताई दिया आपको। प्लांट कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर, those produced from the seed. Growing plants like banana, orange, rose, jasmine, etc. have lost the capacity to produce seed. Genetically, similarity is maintained in the plant. Help growing in seedless fruits. Cheaper and easier method of the growing plants है ये। तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है। आर्टिफिशियल प्रोसेस में, आर्टिफिशियल प्रोसेस में जो प्रोसेस है अभी बताया आपको, कटिंग। कटिंग क्या होता है? सिंपल कट करके दूसरी जगह लगा दीजिए। लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, देखो कटिंग में सिंपली कट करके दूसरी जगह लगा दिया। एग्जांपल है रोज, बनाना, सुगर केन, कैक्टस, सिंपली कट करके दूसरी जगह लगा दिए, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग लेयरिंग। लेयरिंग में अभी बताया आपको, नीचे झुका करके यहाँ पे सॉइल के अंदर यहाँ पे लगा दिए, तो वहां पे नया प्लांट डेवलप कर गया। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, देखो ये मेथड है ग्राफ्टिंग। इस मेथड में क्या करते हैं कि सेम स्पीसीज का दो प्लांट, जैसे एक स्पीसीज का, जैसे सपोज करो मैंगो एक प्लांट है, अब इस मैंगो प्लांट में एक हमने ले लिया लंगड़ा, लंगड़ा, दशहरी। और दूसरा ले लिया दशहरी, दशहरी, ठीक है। लंगड़ा का ले लिया ये और दशहरी का ले लिया ये। स्टेम वाला जो रूट के साथ साथ जो अटैच है वो एक ले लिया, और एक दूसरा प्लांट ले लिया। एक में क्या होगी, जिसमें रूट से मिनरल्स एब्जॉर्ब करने की और वाटर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी बहुत हाई है, वो हमने रूट वाला पार्ट ले लिया। और दूसरा हमने जिसमें फ्रूट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो पार्ट हमने ऊपर वाला ये ले लिया। इसको बोला जाता है स्टॉक। नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, और ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है सियॉन, ठीक है। स्टॉक नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, सियॉन ऊपर वाले पार्ट। ये लगा दिया और इसको इस तरह से बांध करके हमने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, तो क्या हुआ, वो एक नया प्लांट डेवलप कर गया वहां। या फिर हम इस तरह से भी करते हैं, एक नई प्लांट लेकर के वहां पे लगा दिया। आजकल तो जब सबसे ज्यादा यही प्रोसेस करी जाती है। सर तो दोनों दोनों तरीके दोनों नहीं, दोनों तरीके के नहीं आएंगे वहां पे, एक नए तरीके के, नए तरीके के आएंगे जिसमें कि और कैरेक्टरिस्टिक और क्या अच्छी हो, ठीक है। इसी तरह से तो इसको वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया है। और मीठा और अच्छी क्वालिटी का आएगा, बड़े साइज के आएंगे। कुछ आम ऐसे भी होते हैं जिसमें की गुठली बहुत छोटी होती है, तो है ना, तो उस तरह के वहां पे डेवलप होता है। ये सिर्फ ये वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो जैसा आपने बोला सेम स्पीशीज से लेके हमारी मैम बोलती एप्पल का ले लो और मैंगो का ले लो। ग्राफ्टिंग ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे एक प्लांट प्रोड्यूस किया गया था, तो ये कोशिश की गई थी कि जिसमें टोमेटो और पोटैटो एक साथ डेवलप, कोशिश करी गई, लेकिन वो किसी काम का ही नहीं था। अब यहाँ पे जैसे टोमेटो है, तो टोमेटो जमीन के ऊपर होता है, पोटैटो जमीन के अंदर होता है, तो सोचा एक प्लांट ऐसा डेवलप कर दे, नीचे पोटैटो डेवलप करे, ऊपर टोमेटो, लेकिन हो नहीं पाया। साइज इतना छोटा हुआ उसका कि वो किसी काम का। पानी की जगह ग्रेवी डाल दो। तो अब उसमें जो है डेवलप किया जा रहा है इंट्रा स्पेसिफिक जो कॉम्बिनेशन है, वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। एक स्पीसीज में तो पॉसिबल है, एप्पल है तो एप्पल की कई सारी वैरायटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ इस तरह से पॉसिबल है। मैंगो में कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीसीज को एक साथ ग्रो करवा पाना ये अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो बाय दिस मेथड अ वेरी यंग सियॉन can be made to flower or produce fruits quite fast when it is grafted to the stalk of the mature plant. It enables to obtain flower and fruits having different desired characters by grafting scion from different varieties of the plant on the same stalk. Variety, ये याद रखिएगा, variety इसमें improve, different variety of the species same,
ग्राफ्टिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सिर्फ वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए होती है, दिस इज नेवर फॉर स्पीसीज को एक साथ जो है ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। इसके डिसएडवांटेज क्या है तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस ना, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसके जो डिसएडवांटेज है, न्यू वेराइटीज कैन नॉट बी डेवलप, मतलब वहां पे वैरायटी की डेवलपमेंट होगी, लेकिन ऐसा जो कभी सोचा था तुम लोगों ने कभी सोचा था कि इंसुलिन जो डेवलपमेंट हो रही है, पहले कहाँ से इंसुलिन पहले कहाँ से आता? आज से 30 साल 35 साल पहले इंसुलिन कहाँ से आता? दैट वाज टेकन फ्रॉम द स्लॉटर्ड एनिमल्स, पिग वगैरह से लिया जाता इंसुलिन, आज से 30 साल 35 साल। अब हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमन की इंसुलिन को, ह्यूमन की जीन को फंगस में डाला। अब फंगस को हम ढेर सारा ग्रो करते हैं, वो फंगस हमारे लिए इंसुलिन डेवलप करता है, अब इंसुलिन डेवलप करता है। अब सेम वही इंसुलिन डेवलप, क्योंकि जीन तो हमारा ही है, वही इंसुलिन डेवलप करता है जो इंसुलिन हमें चाहिए, एग्जैक्ट सिमिलर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये सब डेवलप किए जा रहे हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ द ग्राफ्टेड एंड बडेड एनिमल इज शॉर्ट एज कंपेयर टू सीड प्रोपगेटेड प्लांट। स्प्रेड ऑफ द वायरल, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये काफी इजीली डिजीज इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज तो हो ही जाएगी ना इम्यूनिटी। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, और कुछ बचा इसमें एडवांटेज? अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं अभी देखते हैं। टिश्यू कल्चर की प्रोसेस, टिश्यू कल्चर जो है ये एक काफी एडवांस्ड मेथड है। ये खासकर उस तरह के प्लांट में किए जाते हैं जो प्लांट ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल सपोज करो कि आप जापान से कोई बहुत बढ़िया प्लांट लेकर के आए जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, लेकर के आए, अब आपको उसका मैकेनिज्म नहीं पता है कि रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस, तो क्या प्रोसेस कर सकते हैं हम वहां ले लेते हैं एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम ले, अब एपिकल मेरिस्टम लेकर के उसको कई सारे छोटे 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 पार्ट्स में हमने कट कर दिया, और कट करके हम क्या करते हैं उसको एक न्यूट्रिटिव मीडिया में डाल, न्यूट्रिटिव मीडिया जिसमें कि एकदम हाई न्यूट्रिशन उसमें डाल। अब आपने पढ़ा है कि एपिकल मेरिस्टम में अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, तो क्या होगा कि हर एक जो वहां पे छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो इस तरह के अनडिफरेंशिएटेड कैलस की फॉर्मेशन करते हैं, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन का मतलब जिसको, मतलब दैट इज जस्ट अ लंप ऑफ टिश्यूज। उसको आप नहीं बोल सकते कि उसमें रूट स्टेम लीफ किधर है, वो आप नहीं बोल सकते, दैट इज जस्ट द लंप ऑफ टिश्यू। अब उसको हमने एक ऐसे मीडिया में डेवलप किया, ग्रो किया, यहाँ पे लंप ऑफ टिश्यू डेवलप कर गए, जिसको कि हमने क्या बोला, कैलस। क्या बोला इसको, कैलस। अब इस कैलस को हमने एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिस मीडियम में रूट डेवलपिंग इन हार्मोन्स, वहां से निकाल करके किसमें डाल दिया, रूट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, रूट की प्रोडक्शन हो गई। अब हमने उसको कहा, उसको फिर से दूसरे मीडियम में डाल दिया जहां पे स्टेम प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, पहले रूट की डेवलपमेंट करवा दी, फिर स्टेम की डेवलपमेंट करवा दी। जब रूट भी डेवलप हो गया, स्टेम भी डेवलप हो गया, अब हम उसको उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे सॉइल। एक बार में हजारों कैलस बने थे, हजारों प्लांट बन गए आपके पास एक बार। ठीक है, और हर एक पार्ट बिल्कुल अच्छे से आपने डेवलप किया, कंट्रोल एनवायरनमेंट में डेवलप किया, तो आपके पास एक प्लांट से हजारों नए प्लांट बने। और इससे अच्छी बात क्या है कि हर प्लांट को इससे डेवलप किया जा सकता है। ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म, हर एक प्लांट जो है दैट विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंटल प्लांट, 100% आइडेंटिकल, बना तो एक सेल से है ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल से, दैट विल बी 100% आइडेंटिकल। समझ में आया? अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है? द सेटिंग अप ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, the setting of the plant tissue culture laboratory is very expensive, including its machine and reagents. The experiment of the tissue culture must be handled by highly trained people, as the procedure requires special care. If all the plants are genetically similar, there is reduction in the genetic diversity. Diversity नहीं होगी, develop मतलब नए characters नहीं आएंगे. If the plant is susceptible to the disease, all the plants of this cloned stock will share its undesirable trait. हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? जब हमने वहां पे एपिकल मेरिस्टम लिया तो एकदम हेल्दी पार्ट होना चाहिए, अगर डिजीज हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम हो, सारे के सारे प्लांट डिजीज हो जाए। The procedure depends on the type of the species being cultured, hence there is need for trial and errors method for any new species. Precautions are not taken, though